नमस्कार, मैं हरीश कुमार एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दिल से अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट डाल रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको देखते जा रहे हैं और आपकी स्टडी का जो मटेरियल आप लोगों के पास बहुत इकट्ठा हो चुका है। जैसा कि पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि आप साथ साथ अपने नोट्स भी बनाइए, क्योंकि जब आप एक चीज़ को लिखोगे तो वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, बहुत अच्छी तरीके से आप उनको कवर अप कर पाओगे। क्योंकि इस लॉकडाउन के चलते भी टाइम का कोई खुलासा नहीं हुआ कि कब तक आपकी कोचिंगें सुचारू रूप से चालू हो पाएंगी। तब तक आप लोग अपने इस श्री श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप अच्छा स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं लेकर के चलता हूं आपको वापस अपने हर्ट पर। अपना जो मेन टॉपिक चला था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका पार्ट मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था हर्ट। तो आज देखो अपन हर्ट की और विशेष चर्चाएं करते हैं, और वो विशेष चर्चाएं कौन कौन सी जहाँ से बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पुटअप हो चुके हैं। तो ध्यान से सुनते जाना, पॉइंट टू पॉइंट मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। यदि अपन बात करें तो सबसे अधिक हृदय की धड़कन दर, पूरे प्राणी जगत में सबसे अधिक हृदय की धड़कन दर किस प्राणी में होती है? तो दोस्तों याद रखना, वो होती है आपकी छछूंदर में। किस में होती है? छछूंदर में। सबसे अधिक हृदय की धड़कन दर किस में होती है? छछूंदर में होती है। लगभग 600 से 800 बार प्रति मिनट 600 से 800 बार प्रति मिनट। मतलब अपना दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो छछूंदर का दिल 1 मिनट में 600 से 800 बार प्रति मिनट धड़कता है। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। इसके अलावा अपन बात करें तो सबसे कम जो हृदय की धड़कन दर है, सबसे कम हृदय की जो धड़कन दर होती है दोस्तों, वो होती है हाथी में लगभग 24 बार प्रति मिनट। 24 बार प्रति मिनट। तो आप देखना, छछूंदर यदि आपने देखा है, नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूँ। लगभग रात्रि के टाइम निकलने वाला प्राणी है, जो चूहे के जैसा साइज का होता है। उसका मुंह थोड़ा सा लंबा होता है और ये ज़्यादातर किचन में चक चक की आवाज़ करके आता है, क्योंकि छछूंदर को भी दिन में दिखाई नहीं देता है, रात्रि में ये देख पाती है, क्योंकि इसके नेत्र में केवल शलाकाएँ उपस्थित होती हैं, शंकु एब्सेंट होते हैं। ये अपन बात करेंगे नेत्र में शंकु शलाकाएँ क्या होती हैं। तो सबसे अधिक हृदय की धड़कन दर छछूंदर में 600 से 800 बार प्रति मिनट है, और सबसे कम हृदय की धड़कन दर होती है हाथी में 24 बार प्रति मिनट। फिर बात करें तो सर्वप्रथम हृदय का कृत्रिम आरोपण किस वैज्ञानिक ने किया था? तो मैं बात कर रहा हूं पहले विश्व की। विश्व में सबसे पहले हृदय का कृत्रिम आरोपण करने वाले जो वैज्ञानिक थे, जो डॉक्टर थे, उनका नाम था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो याद रखना दोस्तों, सबसे पहले विश्व में सबसे पहले हृदय का कृत्रिम आरोपण किस वैज्ञानिक ने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। और यदि अपन भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले हृदय का कृत्रिम आरोपण करने वाले जो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था डॉक्टर वेणुगोपाल। डॉक्टर वेणुगोपाल। तो भारत में सबसे पहले हृदय का कृत्रिम आरोपण किसने किया था? डॉक्टर वेणुगोपाल ने। और विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे पहले हृदय का कृत्रिम आरोपण किसने किया? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया है। फिर अपन बात करें तो देखो दोस्तों, 2 टर्म आती है आपके पास, ECG और EEG। दोनों को ही आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में आते हैं। तो ECG का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो किससे रिलेटेड होती है? हार्ट से रिलेटेड है, हार्ट से संबंधित है। इसके अलावा अपन बात करें तो EEG क्या है? इलेक्ट्रोइंसीफेलोग्राफी। इलेक्ट्रोइंसीफेलोग्राफी। और ये है आपकी किससे रिलेटेड? ब्रेन से रिलेटेड, ब्रेन से संबंधित। तो याद रखना
ईईजी की जो फुल फॉर्म है, ईईजी की इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी जो ब्रेन से रिलेटेड होती है, और ईसीजी आपकी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो हार्ट से संबंधित होती है। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करें तो बीपी का मतलब है ब्लड प्रेशर, रक्तदाब या रुधिर दाब। और याद रखना बहुत ही लॉजिकली क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है, कई बार पूछा जाता है पेपर में कि एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है। तो दोस्तों याद रखना आपके सामने ऑप्शन में 120/80 mmHg मिलेगा। mmHg ये पारे को मान करके निकाला गया है। 120 और 80 ये अनुशीतलन और प्रकुंचन दाब होते हैं। आपको ये ऑप्शन के रूप में ऐसे भी मिल सकता है 80/120 mmHg। तो याद रखना दोस्तों ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन नहीं है। तो आपको राइट ऑप्शन कौन से वाला करना है, जिसमें 120 पहले और 80 बाद में हो। अब जरूरी नहीं कि आपको ऐसे मिले, ये आपको ऐसे भी मिल सकता है 120/80 mmHg। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको ये वाला ऑप्शन कभी भी राइट नहीं करना है। 80 पहले आ गया है वो आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन नहीं होगा। तो स्वस्थ वयस्क मनुष्य का जो रक्त दाब है वो 120/80 mmHg होता है। और इस रक्त दाब का जो मापक यंत्र है, देखो हृदय धड़कन का मापक यंत्र अपन बात कर चुके, स्टेथोस्कोप की। डॉक्टर जो कान में ईयरफोन लगा करके इधर उधर चेक करता है, उस यंत्र का नाम स्टेथोस्कोप है। और वो किसकी जांच करता है, वो हृदय की धड़कन दर की जांच करता है, हृदय की धड़कन दर का मापक यंत्र। जबकि मैं बात कर रहा हूँ बीपी मापक यंत्र, रक्त दाब किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो आपने देखा होगा डॉक्टर इधर एक पट्टा सा बांधता है, और पट्टा सा बांधने के बाद हवा भरता है, गुब्बारा सा होता है उसके पास। उस यंत्र का नाम है दोस्तों स्फाइगमोमेनोमीटर। स्फाइगमोमेनोमीटर क्या कहा जाता है उसको, स्फाइगमोमेनोमीटर, या फिर इसे रक्त दाब मापी भी कहते हैं। अब आपको कभी भी ये तो ऑप्शन में डालेगा नहीं कि रक्त दाब का मापन किसके द्वारा होता है, तो रक्त दाब मापी तो नॉर्मल सी बात होगी। ये नाम आप लोगों को याद रखना है। तो रक्त दाब बीपी का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है दोस्तों, स्फाइगमोमेनोमीटर के द्वारा किया जाता है। तो सबसे अधिक हृदय की धड़कन दर छछूंदर में 600 से 800 बार प्रति मिनट, सबसे कम हृदय की धड़कन दर हाथी में 24 बार प्रति मिनट। और भारत में सबसे पहले हृदय का कृत्रिम आरोपण किया था डॉक्टर वेणुगोपाल ने, जबकि विश्व स्तर पर सबसे पहले हृदय का कृत्रिम आरोपण डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया है। दोनों फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद रखनी। बीपी रक्तदाब की बात करें तो स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का रक्तदाब 120/80 mmHg होता है, जिसका मापन स्फाइगमोमेनोमीटर या रक्तदाब मापी के द्वारा किया जाता है। अब ध्यान देना, बीपी दो तरह की होती है दोस्तों, बीपी दो तरह की होती है। और वो कौन कौन सी तरह की होती है आपने बहुत अच्छी तरीके से सुन भी रखा है, आप जानते भी हैं। बहुत बार आपने सुना है कि फलाने आदमी की बीपी हाई होगी, पारो गर्म होगा आज पापा को, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, पारा वो आपका Hg है। तो देखना बीपी दो तरह की है, एक है रक्तदाब का सामान्य से अधिक हो जाना, और सामान्य जो रक्तदाब था वो कितना था आपका 120/80 mmHg। यह आपका स्वस्थ वयस्क मनुष्य का सामान्य रक्तदाब था 120/80 mmHg। तो उसकी अपन बात करें तो रक्तदाब जब सामान्य से मतलब इस वाली वैल्यू से जब हाई हो जाता है तो इसे कहा जाता है बीपी हाई, पारो गर्म हो बीपी हाई। और बीपी हाई को कहा जाता है दोस्तों हाइपरटेंशन। और आप ये नाम भी बहुत बार यूज लेते हैं कि पापा आज हाइपर हो रहे हैं, बोलते हैं ना ऐसा। तो ये बीपी का सामान्य से अधिक हो जाना बीपी हाई हाइपरटेंशन कहलाता है। जबकि रक्तदाब या बीपी का सामान्य से क्या हो जाना दोस्तों, कम हो जाना, ये कहलाता आपका बीपी लो, मतलब इसे हाइपोटेंशन के नाम से जानते हैं। तो बीपी दो तरह की है,
एक हाइपरटेंशन है जिसमें बीपी हाई हो जाती है, एक हाइपोटेंशन है जिसमें बीपी लो हो जाती है। फिर अपन बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो दोस्तों याद रखना है, जरूरी नहीं कि बीपी मनुष्य के ही होती है, बीपी जानवरों के भी होती है। जब भैंस के बीपी हो जाती है तो वो माँ को दूध नहीं देती है, और मान लो एक घोड़ी के ऊपर दूल्हा बैठा हुआ है और यदि घोड़ी की बीपी हो गई तो दूल्हा मिलेगा आपको बाढ़ में और घोड़ी पता नहीं कहाँ जाएगी। मतलब हर एक जानवर की भी बीपी होती है, क्योंकि रक्त तो उनमें भी है, रक्तदाब उनके अंदर भी होगा। तो ये विशेष पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहले बीपी का मापन स्टीफन हेल्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। क्या नाम है वैज्ञानिक का? स्टीफन हेल्स। सबसे पहले बीपी का मापन स्टीफन हेल्स ने किसमें किया था? घोड़े में किया था। तो आपको ये जानकर के भी बड़ी खुशी होगी कि बीपी जानवरों की भी होती है, जरूरी नहीं कि आदमियों की बीपी होती है। तो सबसे पहले बीपी का मापन किसने किया था दोस्तों? स्टीफन हेल्स ने। किसमें किया था? घोड़े में किया था। फिर पॉइंट आता है, तो बीपी मापने के लिए एक विशिष्ट प्रकार की धमनी का यूज होता है, और उस धमनी का नाम है दोस्तों ब्रेंकियल धमनी। ब्रेंकियल धमनी। तो बीपी मापन के लिए किस धमनी का यूज किया जाता है? ब्रेंकियल धमनी का। और नाड़ी दर मापने के लिए जिस धमनी का उपयोग होता है उसे कहा जाता है दोस्तों रेडियल धमनी। कौन सी धमनी? रेडियल धमनी। आपको पता है कि नाड़िया वैद्य के पास जब भी अपन जाते हैं तो वो स्टेथोस्कोप का यूज तो बहुत कम करता है, वो डायरेक्ट आपके हाथ की नाड़ी को पकड़ता है और यहीं से वो आपके शरीर की पूरी बीमारी को पकड़ लेता है, कैच कर लेता है कि आपके शरीर में या फिर मरीज के शरीर में किस प्रकार की बीमारी है। तो नाड़ी दर मापने के लिए रेडियल धमनी का यूज होता है, जबकि बीपी मापने के लिए किस धमनी का यूज होता है दोस्तों? ब्रेंकियल धमनी का यूज किया जाता है। तो ये आपके हार्ट की नॉर्मल सी बातें थी, बहुत सटीक पॉइंट है, एग्जाम में काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हार्ट काम कैसे करता है, हार्ट की मैकेनिज्म क्या है। तो दोस्तों गौर करके सुनना, क्योंकि टॉपिक भी इंटरेस्टेड है और एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि अपना दिल काम कैसे करता है। तो मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के सामने हृदय की कार्य प्रणाली की, तो थोड़ा गौर करके आप सुनेंगे इन सारी चीज़ों को, मनुष्य का दिल काम कैसे करता है। देखो दोस्तों, ये मैंने हार्ट बनाया है, ठीक है। देखो इसकी अपन बात करें तो ये नीचे वाली जो भित्तियाँ है ये मैं थोड़ी मोटी दिखा रहा हूँ। अब ये ऊपर वाली भित्तियों की अपेक्षा मोटी क्यों होती है ये मैं आपको रीजन बताऊंगा थोड़ी देर बाद। ऊपर वाली भित्ती की अपेक्षा नीचे वाली भित्तियाँ मोटी क्यों होती हैं, बहुत बड़ा रीजन है इसका। देखो ध्यान से देखते जाना, यहां पर होते हैं दोस्तों फेफड़े, और ये पॉइंट मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि फेफड़ों में रक्त का शुद्धिकरण होता है। एक एक पॉइंट को आपको क्लियर करते जाना है। फेफड़ों में रक्त का शुद्धिकरण होता है। याद रखना दोस्तों, ये आपके हृदय का बायां भाग है। जैसा कि आपको पता चल चुका है मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठीय है। अपन मानव हृदय की बात करें तो ह्यूमन हार्ट 4 कोष्ठीय है, जिसमें ऊपर 2 आलिंद होते हैं जबकि नीचे 2 निलय होते हैं। ऊपर की ओर 2 आलिंद होते हैं, नीचे की ओर 2 निलय होते हैं। तो ये आपका बायां आलिंद है, ये बायां निलय है। बायां निलय, बायां निलय के जस्ट सामने है दायां निलय, दायां निलय, और ये है दोस्तों दायां आलिंद, दायां आलिंद। तो ऊपर की ओर 2 आलिंद है और नीचे की ओर 2 निलय है। ये बायां आलिंद है, बायां आलिंद के नीचे बायां निलय होगा। ये दायां आलिंद है, दाएं आलिंद के नीचे दायां निलय होगा। देखो इस वाले पट्ट को मैंने नाम दिया था थोड़ी देर पहले पिछले वाले वीडियो में अंतरा आलिंद पट्ट।
क्या नाम दिया था? अंतरा आलिंद पट। दोनों आलिंद के बीच जो दीवार आपको दिख रही है उसको अंतरा आलिंद पट के नाम से जानते हैं। पट क्या है? दरवाजा, जिसको अपन बोल, जैसे मंदिर के बाहर लिखा पड़ा रहता है पट खुलने का समय सुबह 7 बजे, पट बंद होने का समय रात्रि 10 बजे होता है ना, तो पट का मतलब दीवार, दरवाजा है। ये दोनों नीले के बीच में दीवार है, इसलिए इसे कहा जाता है अंतरा नीलई पट। अंतरा नीलई पट। अब देखो, आप साफ साफ देख रहे हैं बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में भी आपको छिद्र दिख रहे हैं। दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में भी आपको छिद्र दिख रहे हैं। तो याद रखना दोस्तों, ये 3 कपाट है यहाँ, और इन तीनों कपाटों को नाम मिला है त्रिवलनी कपाट, ट्राइकस्पिड वाल्व है। तो आपसे प्रश्न, जैसा कि लेब असिस्टेंट के पेपर में आया था कि ट्राइकस्पिड वाल्व हृदय के किस भाग में स्थित होता है, तो ट्राइकस्पिड वाल्व हृदय के दाएं भाग में उपस्थित है, जबकि इधर 2 ही कपाट होते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है बाइकस्पिड वाल्व है, द्विवलनी कपाट, द्विवलनी कपाट या बाइकस्पिड वाल्व है। तो ये बाएं आलिंद हो गया, बाएं आलिंद के नीचे बाएं निलय, दाएं आलिंद के नीचे दाएं निलय। दोनों आलिंद के बीच में जो दीवार दिख रही है वो अंतरालिंद पट है। दोनों निलय के बीच में जो दीवार है उसका नाम अंतरा निलय पट है। बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच, ध्यान देना, बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच जो कपाट उपस्थित है उनको द्विवलनी कपाट कहा जाता है, और दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच जो कपाट है उन्हें ट्राइकस्पिड वाल्व या त्रिवलनी कपाट के नाम से जानते हैं। अब सुना मैकेनिज्म क्या है अपने हार्ट की, ध्यान देना दोस्तों। फेफड़ों से शुद्धिकृत रक्त, यहां मैं नाम लिख रहा हूं पीबी, और पीबी का मतलब क्या है? प्योर ब्लड। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, फेफड़ों से शुद्धिकृत रक्त सर्वप्रथम हृदय के किस भाग में आता है? तो याद रखना दोस्तों, सबसे पहले फेफड़ों से शुद्धिकृत रक्त किस पार्ट में आ रहा है? बाएं आलिंद में आता है। किस में आता है? बाएं आलिंद में। और इस बाएं आलिंद के अंदर ये ब्लड को जो लेकर के आती है उसका नाम है दोस्तों फुफ्फुसीय सीरा। यह आपका अपवाद चलेगा, क्योंकि सीराओं के अंदर हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। सीराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन अपवाद स्वरूप जो फुफ्फुस सीरा होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। और ये कहाँ से कहाँ ब्लड को ला करके डालती हैं? तो फेफड़ों से शुद्धिकृत रक्त को ये हृदय में लाती हैं, हृदय के बाएं आलिंद में ला करके डालती हैं। अब ध्यान देना, ये सारा का सारा प्योर ब्लड किस में आएगा दोस्तों? बाएं आलिंद में आएगा। बाएं आलिंद भरेगा तो कपाट खुलेंगे, और कपाट खुलेंगे तो ब्लड किस में आएगा दोस्तों? बाएं निलय में। राइट, समझ में आ रही है ना बातें? और बाएं निलय की बात करें तो बाएं निलय के द्वारा महाधमनी जुड़ी रहती है, और महाधमनियों से छोटी छोटी धमनियाँ जुड़ी रहती हैं। धमनी वो मैंने सीरा लिखी है, मैं धमनी लिख रहा हूं। तो याद रखना दोस्तों, कैसा ब्लड आया है? प्योर ब्लड आया है। कैसा है? प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त आया। बायां आलिंद भरा, कपाट खुला, बाएं निलय के अंदर प्योर ब्लड आ गया। अब ये धमनियों के माध्यम से कहाँ जाएगा? तो दोस्तों याद रखना, ये सारा का सारा प्योर ब्लड जाता है शारीरिक अंगों में। कहाँ जाता है दोस्तों? शरीर के अंगों में, क्योंकि अपने शरीर के अंगों को, शरीर की कोशिकाओं को कौन से रक्त की जरूरत होती है? शुद्ध की या अशुद्ध की? तो सबको पता है कि अपने शरीर के विशिष्ट अंगों को, विशिष्ट ऊतकों को, विभिन्न सेल्स को शुद्ध रक्त की आवश्यकता होती है। तो धमनियों के माध्यम से ये सारा का सारा कौन सा ब्लड आया? प्योर ब्लड आया, प्योर ब्लड। तो ये आपके शरीर के विभिन्न अंगों के अंदर जाएगा। अब शरीर के अंगों में जो ब्लड आया, ध्यान देना, शुद्ध रक्त को ऑक्सीजन युक्त रुधिर भी कहा जाता है। ऑक्सीजन युक्त रुधिर कौन सा रुधिर कहलाता है? मतलब ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन गैस मिली हुई, वो प्योर ब्लड आपका। अब शरीर के अंगों से अब ये वापस शुद्धिकरण के लिए जाएगा। तो ध्यान देना, शरीर के अंगों से ये जो ब्लड है वो दोस्तों फेफड़ों में ना जाकर के किस में जा रहा है? हृदय में जा रहा है वापस। ब्लड कैसा आया? इम्प्योर, अशुद्ध रक्त। कैसा है दोस्तों? अशुद्ध रक्त। लेकर के कौन आ रही है? सीरा लेकर के आ रही है।
कौन लेकर के आ रही है? शिरा। तो ध्यान देना, एक धमनी हो गई, एक शिरा हो गई। पता चल चुका है धमनी में कैसा रक्त बह रहा है? शुद्ध। और शिराओं में कैसा रक्त बह रहा है? अशुद्ध। तो शिराएं क्या हो, धमनियां क्या? ध्यान से सुनना आप इन बातों को। हृदय से शुद्ध रुधिर को शरीर के अंगों में ले जाने वाली पतली नलिकाएं धमनी कहलाती हैं। शॉर्ट में आपको इतना याद रखना है कि हार्ट से शरीर के अंगों में शुद्ध रक्त को कौन लेकर के जा रही है? तो वो आपकी धमनी है। और शारीरिक अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय में कौन लेकर के आ रही है? तो वो आपकी शिरा लेकर के आती है। सेम प्रोसेस चलेगी। ब्लड कैसा आया? इम्प्योर ब्लड आया। कपाट खुले, ब्लड किसमें? दाएं निलय में। अब दाएं निलय से सर ब्लड कहाँ जाएगा? तो याद रखना दोस्तों, दाएं निलय से ये ब्लड किसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा? आपके फेफड़ों में। फेफड़ों में आएगा। ब्लड कैसा आया दोस्तों? इम्प्योर ब्लड आया, अशुद्ध रक्त आया। तो सर लेकर के कौन आ रही है? तो ध्यान देना बेटा जी, फुफ्फुसीय धमनी लेकर के आ रही है। कौन लेकर के आ रही है? फुफ्फुसीय धमनी। तो विशेष पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। मैं आपसे बात कर चुका हूं, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, जबकि अपवाद स्वरूप फुफ्फुस धमनी में कैसा रक्त बह रहा है? अशुद्ध रक्त बह रहा है। जबकि शिराओं में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध। और फुफ्फुसीय शिरा में कैसा रक्त बहता है दोस्तों? शुद्ध रक्त बहता है। ये आप लोगों को इसका अपवाद याद रखना है। अब मैं इसको वापस एक बार रिपीट कर देता हूं कि अपना हार्ट मैकेनिज्म कैसा करता है। तो ध्यान देना, हृदय पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है। पंपिंग स्टेशन की तरह मतलब ये एक पंप की तरह कार्य करता है। ब्लड को पंप करने का काम संपन्न करता है। किसी का कोई प्यार व्यार इससे कोई ताल्लुकात नहीं, दिल का ही तो फालतू में बेचारा बदनाम हुआ बैठा है। तो ध्यान से सुनते जाना। फेफड़ों में ब्लड का प्यूरिफिकेशन हुआ और फेफड़ों से फुफ्फुस शिरा के माध्यम से सबसे पहले शुद्ध रक्त हृदय के कौन से भाग में डाला गया? बाएं आलिंद में डाला गया। बाएं आलिंद भरेगा, द्विवलनी कपाट खुलेगा। द्विवलनी कपाट किन किन के बीच में है? बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में। सारा का सारा ब्लड जब बाएं निलय में आएगा तो बाएं निलय से धमनियों के माध्यम से यह ब्लड शरीर के अंगों में जाएगा और शुद्ध रक्त को ऑक्सीजन युक्त रुधिर कहा जाता है, क्योंकि आपके शरीर को ऑक्सीजन वाला रक्त चाहिए। तो धमनियां ऐसी सूक्ष्म नलिकाएं हैं जो हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के अंगों में लेकर के जाती हैं। फिर शारीरिक अंगों से ये सारा का सारा ब्लड किस में जाएगा दोस्तों? शिराओं के माध्यम से किस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा इसको? दाएं आलिंद में। किस में? दाएं आलिंद में। तो सर धमनी हृदय से रक्त को शरीर के अंगों में लेकर के जा रही हैं, तो धमनी या आपकी शिराएं अशुद्ध रक्त को किस में ला रही हैं दोस्तों? हार्ट में ला रही हैं। जैसे ये दायां आलिंद भरेगा, संकुचन शिथिलन की प्रोसेस होगी, ये कपाट खुलेंगे, तो सारा का सारा इम्प्योर ब्लड किस में आएगा? दाएं निलय में आएगा। और दाएं निलय से इसे कौन सी धमनी के द्वारा? फुफ्फुस धमनी के द्वारा किस में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा दोस्तों? फेफड़ों में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यह आपके हार्ट की मैकेनिज्म है। अब देखो एक विशेष बात मैं आपको बताता हूँ। एक नाम आता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, दोहरा परिसंचरण तंत्र। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? तो थोड़ा गौर करके देखना। फेफड़ों से ब्लड निकला, फेफड़ों से ब्लड निकला और ये घूम फिर करके वापस किस में आया दोस्तों? फेफड़ों में आया। तब इसका एक चक्र पूरा हो गया। समझ पा रहे मेरी बात को? जैसे आप अपने घर से कोचिंग में आते हो और कोचिंग से वापस अपने घर पहुंच जाते हो, तब आपका एक चक्र पूरा होता है। जब आप घर से कोचिंग में पहुंच गए तो आपका आधा चक्कर ही हुआ है, और जब आप कोचिंग से वापस अपने घर पहुंच गए तो आपका एक चक्कर कंप्लीट हो गया। तो ऐसी ही सेम बात अपन इधर कर रहे हैं। फेफड़ों से ब्लड निकला और ये घूम फिर करके, देखो किधर जा रहा है, आप देखो सारी डायरेक्शन, घूम फिर करके वापस फेफड़ों में आया, तब इसका एक चक्कर कंप्लीट हो गया। आप इस डायग्राम में आराम से देख करके पता लगा सकते हैं कि इस एक चक्र के दौरान अपने हृदय में ब्लड कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया। आया क्या? ध्यान से देखना। यहाँ का ब्लड निकला, आ गया, देखो, फिर शरीर के अंगों में गया,
और फिर ये चक्कर लगा कर के किस में आया, दिल में आया। तो एक चक्कर में मनुष्य के हृदय में ब्लड कितनी बार आया, 2 बार। तो मनुष्य के अंदर पाया जाने वाला रक्त परिसंचरण जो होता है दोस्तों, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखनी है। तो देखो अब अपन बात करते हैं धमनी और शिराओं में जो मुख्य अंतर होते हैं दोस्तों वो क्या हैं। ये आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे हो सकता है तो आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, क्योंकि आपको ये सीखने के लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। तो धमनी और शिरा में क्या अंतर है, आपके इस ब्लड सर्कुलेटरी का लास्ट पॉइंट चलेगा बेटा जी। और क्या सिस्टम है धमनी और शिराओं में, किस किस प्रकार का अंतर है, कहाँ धमनियाँ होती हैं, कहाँ शिराएँ होती हैं। तो मैं बात करता हूँ, एक साइड में मैं आपको धमनी की बातें बता रहा हूँ और एक साइड में आपको शिरा की बातें बता रहा हूँ। धमनी और शिरा, देखो दोस्तों आप सबको पता चल चुका है कि धमनियाँ शुद्ध रक्त को, मतलब धमनियों में कैसा रक्त बह रहा है, शुद्ध रक्त, पता चल गया ना। और शिराओं में कैसा रक्त बह रहा है, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। धमनी रक्त को, शुद्ध रक्त को कहाँ से कहाँ तक लेकर के जा रही है, तो याद रखना ये शुद्ध रक्त को हार्ट से शरीर के अंगों में लेकर के जाती है। रक्त कैसा बहा, शुद्ध। कहाँ से कहाँ रक्त को लेकर के जा रही हैं, तो हृदय से शरीर के अंगों में। और इनकी बात करें तो ये शरीर के अंगों से, शरीर के अंगों से रक्त को कहाँ लाती हैं दोस्तों, हार्ट में लाती हैं। ऑपोजिट चल रहे हैं एक दूसरे के। फिर धमनियों की बात करें, देखो अपवाद बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी मैं बात करके गया था धमनियों में कैसा रक्त बहा, शुद्ध। लेकिन फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी में कैसा रक्त बह रहा है दोस्तों, अशुद्ध रक्त बह रहा है। ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखनी है। इनकी बात करें तो शिराओं के अंदर फुफ्फुस जो शिरा होती है, फुफ्फुस शिरा। अब देखो शिराओं में रक्त कैसा बह रहा है, अशुद्ध। लेकिन आपको पता चल चुका है कि फुफ्फुस शिरा में कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है, प्योर ब्लड प्रवाहित होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पेपर में आता है ये। इसके अलावा अपन बात करें तो धमनियाँ जो होती हैं, धमनियों में कपाट अनुपस्थित होते हैं दोस्तों। और कपाट अनुपस्थित हैं तो रक्तदाब अधिक होगा, याद रखना। और शिराओं की बात करें तो शिराओं में कपाट क्या होते हैं दोस्तों, उपस्थित होते हैं। और कपाट उपस्थित हैं इसलिए इनके अंदर रक्तदाब धमनियों की अपेक्षा बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। अब ये कपाट क्या है तो ध्यान देना, जैसे पाइप की मैं बात कर लेता हूँ, ये एक पाइप है, ये दूसरा पाइप है। इस पाइप में भी पानी जा रहा है, इस पाइप में भी पानी जा रहा है। इस पाइप के अंदर छोटे छोटे छेद हैं और इसमें कोई छेद नहीं है। ये आपकी धमनी है और ये आपकी शिरा है। तो मुझे आप ये बताओ कि कौन सा पानी दूर तक गिरेगा, ये वाला गिरेगा कि ये वाला, 1 नंबर गिरेगा कि 2 नंबर। तो सबको पता है 2 नंबर वाला पानी आगे तक जाकर के गिरेगा, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई कपाट नहीं। इसका जो प्रेशर है पानी का वो आधा तो इधर ही पूरा हो जाएगा। तो ध्यान देना, जहाँ कपाट अनुपस्थित है वहाँ ब्लड प्रेशर हाई होगा धमनियों में, और जहाँ कपाट उपस्थित है वहाँ ब्लड प्रेशर कम होगा। ये किन की बात है, शिराओं की बात है। फिर बात करें तो जो धमनियाँ होती हैं वो कभी भी बाहर से दिखाई नहीं देती हैं, याद रखना दोस्तों, बाहर से दिखाई नहीं देती हैं। जबकि आपके हाथ के अंदर ये आप साफ साफ देख सकते हैं, ये जो आपको रेखाएं सी दिख रही हैं, ये आपकी क्या है दोस्तों, शिराएं हैं जो बाहर से दिखाई देती हैं। तो याद रखना, शिराएं बाहर से दिखाई देती हैं जबकि धमनियाँ बाहर से दिखाई नहीं देती हैं। फिर लास्ट पॉइंट की बात करूँ तो धमनी के अंदर, धमनी में जो रक्त का रंग होता है, रक्त का रंग वो होता है दोस्तों गहरा लाल। धमनियों में रक्त कैसा बहता है,
गहरा लाल, जबकि बाहर से आप इन शिराओं को देख रहे हैं तो इन शिराओं के अंदर जो रक्त का रंग है वो कैसा होता है रे डियर स्टूडेंट्स? नीला लाल। तो ये आप लोगों को अच्छी तरीके से धमनी और शिरा के अंदर जो अंतर है वो याद रखने हैं। मैं एक बार इनको वापस रिपीट किए देता हूँ। तो धमनियों के अंदर कैसा रक्त बह रहा है? शुद्ध रक्त। शिराओं में अशुद्ध रक्त। धमनियाँ कहाँ से कहाँ ब्लड को लेकर के जाती हैं? हृदय से शरीर के अंगों में, और शिराएं शरीर के अंगों से हृदय में लेकर के जाती हैं। फुफ्फुस धमनी इसका अपवाद है, बाकी सारी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, जबकि फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। धमनियों के अंदर कपाट अनुपस्थित होते हैं, इसलिए रक्तदाब अधिक होता है, जबकि शिराओं के अंदर कपाट उपस्थित है, इसलिए रक्तदाब बहुत कम होता है। धमनियाँ बाहरी सतह से दिखाई नहीं देती हैं, जबकि शिराएं बाहरी सतह से दिखाई देती हैं। धमनियों के अंदर रक्त का रंग गहरा लाल होता है और शिराओं के अंदर रक्त का रंग नीला लाल होता है। ये दोस्तों आप लोगों का टॉपिक था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। और आप लोगों के ज़रिए मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को और कहना चाहूँगा कि आपके अपने इस श्री श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, लोगों को शेयर करें। इसके लिए मैं आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर देता हूं, आप पर्सनली उन नंबर पर अपना मैसेज डाल सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं आप लोगों को दे रहा हूं और ये व्हाट्सएप नंबर आपके चेक हो जाएंगे और चेक होने के बाद आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो ये व्हाट्सएप नंबर मैं आप लोगों को लिख दे रहा हूँ, नाम मैं आपको बताऊंगा नहीं किनके हैं। 8104 597 323। दूसरे नंबर है आपके पास 8107733192 और तीसरे नंबर आपके पास 9785708385। दोस्तों ये तीनों के तीनों नंबर व्हाट्सएप नंबर हैं, तो आप इन नंबरों के ऊपर मैसेज छोड़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको अपना नाम बताना है, नहीं बताना, आप डायरेक्ट मैसेज डाल सकते हैं कि सर प्लीज़ मुझे ग्रुप में ऐड कीजिए। तो आपको ग्रुप में ऐड इसलिए किया जा रहा है कि आपके पास तुरंत जैसे वीडियो अपलोड किया जाए, मान लो बाय द वे किसी मिस्टेक की वजह से आपके पास उसका नोटिफिकेशन ना पहुंचे, तो आपको बाई व्हाट्सएप के जरिए आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। जैसा कि आप लोगों को पहले से विदित है कि अब आपकी क्लासें कंटिन्यू चल रही हैं और काफ़ी अच्छा आपको स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है। और मैं तो यही कामना करता हूं कि आप आराम से घर बैठ करके अपनी स्टडी को अंजाम दे रहे हैं और भविष्य के अंदर जो भी आपके सामने जो वीडियो डाले जाएंगे वो अब सारे के सारे न्यू टेक्नोलॉजी के साथ डाले जाएंगे। और आशा करता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को ये वीडियो दिख रहे हैं। यदि फिर भी वॉल्यूम से संबंधित, कोई लाइट से संबंधित कोई प्रॉब्लम यदि आपको दिख रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल करके हमें अवगत करा सकते हैं। कोई स्टडी मटेरियल के अंदर आपको कुछ सुधार पाना है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि हम लोग और आपके लिए अच्छे रोचक तथ्य ला सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मेरा आप लोगों तक बहुत बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि इतने सारे कमेंट आते मेरे पास कि सर बहुत अच्छी स्टडी हो रही है। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।